Hi guys, welcome back to another class. I hope you all remember that in previous class हमने ओरिएंटेशन सेशन पर डिस्कशन की थी। अब उस ओरिएंटेशन सेशन में हमने अपने पेपर के बारे में डिस्कशन की, हमने एग्जाम के बारे में देखा किस तरह आता है, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस की। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन क्लास की तरफ। इंट्रोडक्शन क्लास में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आपका बेसिक चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका 1 से 3 तक, ये सारी आपकी बेसिक अकाउंटिंग है। अब इस बेसिक अकाउंटिंग में है क्या, आपकी जितनी भी बेसिक छोटी छोटी सी नॉलेज है, छोटे छोटे से डाउट है, वो आपने यहीं पे क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि यही सारी टर्म्स आगे जाके आपको काम आने वाली हैं, ठीक है। ये जो पहले 3 चैप्टर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा का सारा आपका नेक्स्ट आपके एंड तक काम आने वाला है। यही सारे वर्ड्स, यही सारी चीजें रिवाइज होंगी बार बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सबसे पहले इंट्रो करते हैं जी इसकी डेफिनेशन के साथ। इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग and reporting a company financial transaction to create a standardized financial statement। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम क्या, अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम करते हैं जी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, जो आपके प्रोसीजर्स बन के हैं उनको फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, उन ट्रांजेक्शन की एक समरी बनाते हैं, देन उसकी रिपोर्ट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उन कंपनीज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो मॉनेटरी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इट प्रोवाइड अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ टू एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स यानी कि आपके शेयर होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, ठीक है। ये जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये पब्लिश की जाती है। अब उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में होता क्या है कि ये शेयर होल्डर्स, जो आपके एक्सटर्नल यूजर हैं, जो आपके जो लोग इन्वेस्टर हैं, पैसा लगाना चाहते हैं आपकी कंपनी में, उनके लिए पब्लिश की जाती है और वो देखते हैं और फिर वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि कंपनी इस टाइम किस जगह पर स्टैंड कर रही है उसको देखते हैं और फिर आपकी कंपनी में उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहलाते हैं आपके इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और क्रेडिटर, ऐसे लोग जो क्रेडिटर क्या होते हैं, जो आपको उधार देते हैं। रेगुलेटर्स यानी कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो रेगुलेटरी इदारे हैं। आप एक केमिकल फैक्ट्री लगाई हुई है तो आप पर कंपनी जो गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि आपने ऐसे केमिकल रिलीज नहीं करना, फिल्टर लगाने हैं, ये वो, ठीक है। देन ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फिर वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इनको 5 स्टेप्स में, 5 चीजों में आप इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। इनके 5 ग्रुप्स बनाते हो। पहली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये आपके पास 5 तरह, कभी आपको कोई पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी तरह की होती है, तो 5 तरह की होती है जी। एसपीएल, एसओएफपी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसीआई, ठीक है, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 तरह की आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। ये अभी हम जाके आगे बनाना भी सीखेंगे किस किस तरह बनाते हैं। तो अभी तक जो हमारे कोर्स में जो हमारे बनाने के लिए आएंगी वो पहली दो वाली हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एसपीएल, ये दोनों हम बना के देखेंगे कि ये किस तरह बनती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कैसे, देखो फर्ज करो आप गए हो दुबई, तो अगर आप दुबई जाते हो तो आपको उन लोगों की जुबान आनी चाहिए, यानी आपको अरबिक आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने उनकी बातें समझनी है तो आपको अरबी आनी चाहिए। अगर आपको अरबी नहीं आती तो क्या फायदा, ठीक है। आप वो जो मर्जी कहते हैं, आपको क्या पता चलना है, ठीक है। तो इसी तरह अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज है, किस चीज की, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज को अकाउंटिंग कहा जाता है। कैसे, यानी कि अगर आपको बिजनेस समझना है, अगर आपको बिजनेस समझना है तो आपको अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अगर आपको बिजनेस समझना है तो आपको अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। इसी तरह ये जो हमारी बुक है ये किस चीज पर बेस करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कंपनी की फाइनेंशियल प्रोग्रेस, कंपनी की मॉनेटरी वैल्यू में प्रोग्रेस, ठीक है, क्या चल रही है कंपनी इस टाइम, कहां पर स्टैंड कर रही है। सो अकाउंटिंग क्या है जी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये आपको एमसीक्यूज भी कई बार आ जाता है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो ये हमने अभी पढ़ी ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास 5 की 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, ये किस किस चीज पर बेस करती हैं। ये 5 चीजें, इन 5 चीजों की अगर समझ आ जाए अच्छे से,
सारी की सारी अकाउंटिंग इन्हीं पर बेस करती है। ये सारी आगे जाके यही टर्म्स यूज होनी है एंड तक, आखिरी पेपर तक। ठीक है। अब एलिमेंट्स कितने कितने जी? एलिमेंट्स आपके पांच है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पांच एलिमेंट्स है आपके पास। सबसे पहला क्या है जी? एसेट्स। ये हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है अल्सर, ALCER। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम या रेवेन्यू। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके इनकी थोड़ी डीप नॉलेज लेते हैं, ये होते क्या हैं। सबसे पहले एसेट्स, दीज आर द रिसोर्सेज, assets these are the resources that are controlled by an entity and will give a future economic benefit inflow to the company। अब देखो इसकी एक ना बड़ा एक मसला है कि जो एसेट्स की डेफिनेशन है ना, वो आपको अक्सर सवाल में, ये एमसीक्यू आपको पक्का आता है कि वो कहता है कि जी एसेट इज ओन्ड बाय द कंपनी, एसेट कंपनी की मलकियत है। तो ये बात गलत है। कैसे? देखो अगर मैं कहूं आपने एक लीज पर लिया है एसेट, फर्ज करो आप बैंक गए, आपने लीज पर एसेट की जगह क्या ले लिया? कार ले लिया फर्ज कर लो। तो कार में क्या होगा? अब आपकी कार की तो मलकियत है नहीं, क्यों? बैंक, कागज तो सारे के सारे बैंक के पास है, बैंक के नाम पर है गाड़ी, गाड़ी आप यूज कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं लीज होल्ड एसेट। ठीक है। तो आपकी ना अकाउंटिंग ने इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया और कहा कि जी हम अब अकाउंट जो एसेट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ना कि हम उनको ओन। कैसे? जिस एसेट पर ओनरशिप हो वहां पर कंट्रोल तो होता ही होता है, लेकिन जिस एसेट पर कंट्रोल हो जरूरी नहीं है वहां पे ओनरशिप हो। जैसे हमने अभी देखा कि कार, जो कार लीज पर ली गई है उस पर हमारा कंट्रोल तो है लेकिन ओनरशिप नहीं है। पर फिर भी अकाउंटिंग ने कह दिया कि ऐसे एसेट, हर वो एसेट जिस पर आपका कंट्रोल है, वो आपको अपनी एसेट्स की डेफिनेशन में फिट करना है। ठीक है, आप उनको अपने नॉन करंट या करंट पोर्शन में ऐड कर सकते हो। दोबारा देखते हैं जी। दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, एंटिटी यानी कि कंपनी, कंपनी के कंट्रोल में हो, एंड विल गिव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो टू द कंपनी। यानी कि कंपनी को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या होता है? पैसा, मनी। कंपनी को वो कोई पैसा जनरेट करके दें इन फ्यूचर, वो एसेट्स कंपनी को पैसा जनरेट करके दें। ठीक है, ये देखो, इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि मनी इनफ्लो टू कंपनी, कंपनी के अंदर को पैसा आए उन एसेट्स की वजह से। लाइक एसेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इन्वेंट्री, आपके पास जो रॉ मटेरियल, आपके पास जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्वेंट्री पड़ी है, या आपके पास को फिनिश गुड यानी कि एक बना बनाया प्रोडक्ट बना है, अब उस बने बनाए प्रोडक्ट को उठाओगे और बेच दोगे। ठीक है, इन्वेंट्री। देन रिसीवेबल, लोगों को आपने उधार पर सेल की। ठीक है, लोगों को आपने उधार पर सेल की, अब उन लोगों ने आपको पैसे देने हैं, इस चीज को बोला जाता है रिसीवेबल, कि किसी से हमें पैसे रिसीव होने हैं। ठीक है। देन कैश एंड बैंक, जितना भी आपके पास कैश या बैंक पड़ा है वो सारा का सारा आपका एसेट्स होते हैं। ठीक है। मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, कार्स, ये सारी की सारी चीजें ये आपकी एसेट्स में आती हैं। ऑफिस इक्विपमेंट, जितना भी आपके पास ऑफिस का इक्विपमेंट पड़ा है, यानी कि आपके पास कंप्यूटर्स पड़े हैं, आपके पास चेयर्स पड़ी हैं, ये सारी की सारी आपके एसेट्स होते हैं। देन प्री पेमेंट, प्री पेमेंट क्या होता है? कि आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी है। ठीक है, ये नीचे लिखा भी हुआ है इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री क्या है? गुड्स दैट आर बॉट विद द इंटेंशन टू रीसेल, ऐसी चीजें जिनकी इंटेंशन है, जिस पर हमारी इंटेंशन है कि हम इनको बेच देंगे, हम इनको बेच देंगे। अब ये भी डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान से रखना, इंटेंशन टू रीसेल, ऐसी चीजें जिनको हमने इस इंटेंशन से खरीदा है कि हम उनको रीसेल कर देंगे, इसे बोला जाता है इन्वेंट्री। ठीक है। देन रिसीवेबल्स, रिसीवेबल द पर्सन टू विच बिजनेस गिव्स क्रेडिट, ऐसा बंदा जिसको बिजनेस ने क्रेडिट दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है। ठीक है, उसे बोलते हैं रिसीवेबल। प्री पेमेंट, एक्सपेंसेस दैट आर पेड बट नॉट यूटिलाइज, ऐसे खर्चे जिनके लिए आपने पेमेंट कर दी है, ऐसे खर्चे जिनके लिए आपने पेमेंट कर दी है बट अभी तक आपने वो चीजें कंज्यूम नहीं की, जैसे या कोई प्रोडक्ट ली है या सर्विस ली है। ठीक है, उसके लिए आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। कैसे? नॉर्मल एग्जांपल जो इसकी है जी, वो आपके सिम चार्जेस या आपका रेंट है। रेंट या सिम चार्जेस, जब आप जाते हो, आप इजी लोड करवाते हो अपने सिम में, तो आप एक एडवांस पेमेंट कर लेते हो। ठीक है, अब आपके अकाउंट में वो पड़े हुए हैं, जो आपकी प्री पेमेंट की है वो आपके अकाउंट में पड़ी है, आप उसको आहिस्ता 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 यूटिलाइज करते रहते हो। ठीक है, इसी तरह रेंट होता है, रेंट आपने एडवांस में ले लिया, आपका जो भी टेनेंट होता है वो आपसे रेंट एडवांस में ले लेता है। ठीक है, अब उसने एडवांस में रेंट ले लिया तो इसको भी बोला जाता है प्री पेमेंट, किसी चीज के लिए हमने एडवांस में पेमेंट कर दी। ठीक है, तो
एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी ऐसे रिसोर्सेज जो कि कंपनी कंट्रोल होते हैं, कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, एंड विल गिव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और कंपनी को कोई मॉनेटरी वैल्यू में प्रॉफिट या आपको पैसा देते हैं, ठीक है। बेनिफिट इनफ्लो टू द कंपनी, कंपनी के अंदर आता है, आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो टू द कंपनी, कंपनी के अंदर आता है इकोनॉमिक बेनिफिट उन एसेट्स की वर्किंग की वजह से, ठीक है। एसेट्स, इन्वेंट्री, ऐसी चीजें जिनको हमने गुड्स दैट आर बॉट फॉर द इंटेंशन टू रीसेल, ठीक है। रिसीवेबल, ऐसा बंदा जिसको जो बिजनेस ने जिस बंदे को क्रेडिट उधार दिया हुआ है। कैश एंड बैंक, जितना भी आपके पास कैश या बैंक में पैसा पड़ा है उस सबको आप कहते हैं अपने एसेट्स। देन मशीन्स, बिल्डिंग, कार, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रीपेमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें आपकी एसेट्स होती हैं। अब पहला एलिमेंट हमने पढ़ लिया, एलिमेंट्स ऑफ अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला एलिमेंट क्या है? एसेट। एसेट हमने पढ़ लिया। अब एसेट में आगे दो टाइप्स हैं, एसेट्स में आगे दो टाइप्स हैं। पहला क्या होता है जी? आपके करंट एसेट्स। एसेट्स में दो टाइप्स हैं आपकी। पहला क्या है जी? करंट एसेट्स। देन नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे नोट्स बनाए हुए हैं, आपने बस जाके नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने का कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स, एसेट्स दैट आर यूज्ड विद इन 12 मंथ्स। ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाए, ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाए, या गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स। ऐसे एसेट जो कि 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाएं उनको क्या बोलते हैं हम? अपने करंट एसेट्स। और एसेट्स दैट आर यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, या 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर यूज या इकोनॉमिक बेनिफिट दे दें उनको कहते हैं करंट एसेट्स। और ऐसे एसेट जो कि 12 महीने से ज्यादा आपको फायदा दें, ठीक है, या 12 महीनों से ज्यादा कंज्यूम हो, इनको कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब यही जो एसेट्स अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हो, इनकी बाइफरकेशन देखेंगे कि इनमें कौन से एसेट्स करंट एसेट्स हैं और कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं। पहला, रिसीवेबल। देखो बिजनेस में जो उधार की टर्म है ना, वो 30, 60 और 90 डेज की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। बिजनेस कभी भी इससे ज्यादा उधार नहीं देता। जो बिजनेस नॉर्मल अपने कस्टमर्स को क्रेडिट दे रहा होता है उनको वो 60-90 दिन से ज्यादा का उधार नहीं देता। क्यों? अगर बिजनेस सबको उधार देना लग जाएगा तो उसके पास कैश फ्लो तो खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा, अगर 2-2 साल के लिए लोग उधार लेके जा रहे हैं, बिजनेस के पास इतना तो कैश नहीं है ना, अनलिमिटेड कैश तो नहीं है हमारे पास, तो वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कल को हमारे पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, अगर सामान लेने के लिए, देने के लिए और बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए। अब जो रिसीवेबल्स होते हैं ये आपको आपके करंट एसेट्स होते हैं, यानी कि ये 60 या 90 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाते हैं, तो ये लेस देन 12 मंथ्स। ऐसे एसेट जो लेस देन 12 मंथ कंज्यूम हो जाएं या इकोनॉमिक बेनिफिट दे दें, वो आपके होते हैं करंट एसेट्स। तो इसमें सबसे पहली टर्म आती है आपकी रिसीवेबल्स, ठीक है। अब इन्वेंट्री भी होती है। इन्वेंट्री की इंटेंशन क्या है? हमारी तो इंटेंशन है रीसेल की है। इन्वेंट्री अब ला के 2-2 साल रखनी तो नहीं ना। एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली जो आपकी 2-4 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी इन्वेंट्री बिक जाती है। अब देन फिर उसको दोबारा री इशू करवाते हो, री ऑर्डर करवाते हो, तो ये इन्वेंट्री भी आपकी करंट एसेट्स होती है। देन कैश एंड बैंक, जितना भी आपके पास बैंक में कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, या बिजनेस प्रेमिसेस में आपके पास जितना भी कैश पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा आपका कहां आता है? करंट एसेट्स में। देन आपकी प्री पेमेंट्स, एडवांस की पेमेंट। अब एडवांस की पेमेंट आपने 4-4 साल की नहीं की होती, बट अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हो तो आपने की भी होती है, तो वो अभी हमारा टॉपिक्स नहीं है। तो अभी फिलहाल हमने जो शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या आपने थोड़े टाइम के लिए कोई प्री पेमेंट की, कोई सिम कार्ड, कोई रेंट, जो बिजनेस में नॉर्मल यही देखो कि आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है, तो ये आपकी प्री पेमेंट होती है। ये जो 4 एसेट्स हैं ये आपके आते हैं करंट एसेट्स में, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में आते हैं कौन से एसेट्स आते हैं आपके? वो एसेट्स जो कि आपको 12 महीने से ज्यादा फायदा देते हैं। ऐसे एसेट्स जो आपको 12 महीने से ज्यादा फायदा देते हैं, कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग। अब जो आपकी जमीन है वो एक साल के अंदर अंदर आप सारी कंज्यूम तो नहीं ना कर जाते, बेच तो नहीं ना देते, ठीक है। देन बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग है, अब आपने बिल्डिंग बनाई है, आपको तो बनाते बनाते 6 महीने लग गए थे, ठीक है, तो ये बिल्डिंग भी आपको 12 महीने से ज्यादा का फायदा दे रही है, एक साल से ज्यादा का फायदा दे रही है। प्लांट एंड मशीनरी, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो आपने लगाई है, जो अगर आपको वो लॉन्ग टर्म, आपको 10 साल, 5 साल, 15 साल काम देने वाली है, ठीक है, आप उसकी मेंटेनेंस करवाते रहते हो, वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाली है। देन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर भी आपका नॉर्मली 12 महीने से ज्यादा ही चलता है। आपने कोई चेयर्स या कोई लिए हैं, वो टूट जाए तो अलग बात है, बट वो नॉर्मली जो आपके 12 महीने से ज्यादा ही आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा होता है, ठीक है, लोग वहां पे बैठते हैं, उन पर काम करते हैं। अच्छा, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कि एंटिटी के कंट्रोल में होती हैं और वो इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं कंपनी को, इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं कंपनी को, ठीक है। और इकोनॉमिक बेनिफिट विन इनफ्लो टू द कंपनी, कंपनी में आता है ना कि जाता है, आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो टू द कंपनी। ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वो एमसीक्यूज में डालता है और आप वहां से ओवरलुक कर जाते हो।
इनफ्लो टू द कंपनी। अब हमारे पास एसेट्स होते कौन से हैं? इन्वेंट्री, कार्स, बिल्डिंग, मशीन, ये सारे के सारे हमारे पास एसेट्स हैं। अब एसेट्स की आगे दो टाइप हैं, पहला करंट एसेट्स और दूसरा नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर फायदा दे दें या 12 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाए। और नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीनों से ज्यादा फायदा दें। ठीक है, ऐसे एसेट्स जो 12 महीनों से ज्यादा फायदा दें या 12 महीनों से ज्यादा चलें, तो हमारे पास उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होगा जी आपका पहला एलिमेंट। क्रॉस करते जाते हैं, पहला एलिमेंट हो गया एसेट्स। दूसरे पे आ जाओ, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या होती है? इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस विच रिजल्ट इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? आप पर एक जिम्मेदारी, लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी है ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की, ऑफ विच रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स टू दी आउटफ्लो टू द कंपनी। अब ये देखो ये वर्ड है, फ्रॉम द कंपनी। ऐसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो कि आउटफ्लो हो, कंपनी पर जिम्मेदारी है कि कंपनी ने किसी बंदे के पैसे देने हैं। ठीक है, तो अब वो पैसे आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट है और वो आउटफ्लो करेंगे आपसे। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस पर एक जिम्मेदारी है कि उसने ये काम करना ही करना है। कैसे? लॉन्ग टर्म बैंक लोन ले लिया, अब बैंक का एक लोन ले लिया है तो पे तो करना है, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। देन पेबल्स। पेबल्स का क्या होता है जी? आप बिजनेस में ना, जब बिजनेस की दुनिया उधार पर चलती है, आज एक बात नोट करो कि बिजनेस की दुनिया हमेशा उधार पर चलती है। और उधार पर जब भी आप सामान लेके आते हो तो उससे एक फायदा होता है कि आपके पास कैश नहीं जाता। एक बिजनेस के पास प्रॉफिट्स हो, कैश ना हो, तो बिजनेस एक वर्स, ठीक है, एक वर्स बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जिसके पास प्रॉफिट्स बेतहाशा है, कैश नहीं है, तो वो अपने डे टू डे ऑपरेशन चला ही नहीं सकता। ठीक है, तो पेबल्स क्या होते हैं कि आप किसी बंदे से उधार, अपने जो सप्लायर हैं उनसे सामान लेके आते हो, अब उन्होंने, आपने उनको पैसे देने हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं पेबल्स। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आप बैंक से ना, आपके बैंक का अकाउंट खाली हो गया, फर्ज करो आपका बैंक अकाउंट में 10,000 पड़ा था, वो खत्म हो गया। आप बैंक के पास जाते हो, आप कहते हो यार मैं आपका बहुत अच्छा कस्टमर हूं, आप ऐसा करो कि मुझे ना 10,000 की एक माइनस में लिमिट दो। ठीक है, एक माइनस में लिमिट दो कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी पड़े ना, तो मैं आऊं बैंक में, अगर 10,000 तक की अमाउंट निकलवाऊं तो वो निकल आए। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अब बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक जाते हो, कार्ड लगाते हो, आपको फिर भी पैसे मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। कि आप अगर बैंक को एक अच्छे कस्टमर हो और बैंक आप पर एतमाद करता है और वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, देन एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने, ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज जो आपने कंज्यूम कर ली हैं, ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आपने कंज्यूम कर ली हैं बट उसके लिए अभी तक पे नहीं किया। ऐसी सर्विसेज जो आपने कंज्यूम कर ली हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपने ले लिए हैं बट उसके लिए अभी तक पैसे नहीं दिए, इसको कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। आप पर टाइम आ गया था, आपने साल के एंड पर 31 दिसंबर पर लोग उस बंदे को पैसे देने थे, आपने अभी तक नहीं दिए। आज क्या होगी? 15 जनवरी। अब 15 जनवरी पे ये आपका एक्रूड एक्सपेंस हो जाएगा कि भाई आपने खर्चा कर दिया है लेकिन अभी तक आपने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट आर यूटिलाइज्ड बट नॉट पेड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपका बिजली का बिल आता है, ये आपका एक्रूड एक्सपेंस होता है। कैसे? आप पूरा महीना बिजली यूज करते हो, महीने के अगले महीने की 5 या 6 तारीख को आपको बिल आता है और वो आपने 10-12 तारीख को पे करना होता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जिनके लिए, जो आपने, जिसमें आपने प्रोडक्ट या सर्विस एक्वायर कर लिए, कंज्यूम कर लिए, बट आपने उसके लिए पेमेंट नहीं की, तो इसको कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। देन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? वही बात कि द पर्सन विच गिव्स क्रेडिट टू बिजनेस। पहले होता था ना, बंदा, बिजनेस लोगों को क्रेडिट देता था, उसे बोलते थे रिसीवेबल। अब बिजनेस को जो बंदा क्रेडिट देगा उसे कहेंगे हम पेबल, कि हमने इस बंदे के पैसे देने हैं। ठीक है, देन ओवरड्राफ्ट, इट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन रीपेबल ऑन डिमांड। अब बैंक के वही बात, वही बैंक से आपने लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन है आपका बैंक के। ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है ना, ये 12 महीने से कम की होती है, 12 मंथ से कम की होती है। आपने 2, 4, 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर इसको पे करना होता है, जब भी बैंक कहेगा आपको। ठीक है, तो ये साथ लिख भी दिया, एटीएम कार्ड नेगेटिव बैलेंस। अगर आपके एटीएम कार्ड में नेगेटिव बैलेंस है तो इसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और आप वहां से पैसे निकलवा सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि लोन लिया हुआ और नेगेटिव बैलेंस खड़ा है तो वो ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। अब लाइबिलिटीज।
इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस विच रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी आउटफ्लोड। ऐसी ऑब्लिगेशन जिसके जरिए बिजनेस का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी कि मॉनेटरी वैल्यू आपकी आउटफ्लो हो फ्रॉम द कंपनी, कंपनी के से पैसा जाए, कंपनी को कोई ऐसी सर्विसेज देनी पड़ जाए, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी होगी कंपनी की। लॉन्ग टर्म लोन, पेएबल्स, ओवरड्राफ्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं हमने देख लिया, ये सारी की सारी आपकी लाइबिलिटी होती है। अब जैसे एसेट्स के आगे दो टाइप्स थी, इसी तरह लाइबिलिटी की आगे दो टाइप्स हैं। तो टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में क्या आता है जी, पहली है जी करंट लाइबिलिटी एंड देन फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, सेम वही टर्म एसेट्स वाली, विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। ऐसी लाइबिलिटी जिसके लिए आपने 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। विच इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, ऐसी लाइबिलिटी जिसके लिए आपने 12 महीने के बाद पे करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पेएबल और नॉन करंट लाइबिलिटी 12 महीने के बाद पेएबल। ट्रेड पेबल, सबसे पहले वही जो पेबल्स की हम बात कर रहे थे, आपने किसी से उधार लिया बिजनेस ने, इसको भी आप करंट लायबिलिटी कहते हो, क्योंकि बिजनेस में उधार भी अगर आप रिसीवेबल देखो तो 30, 60 और 90 है, तो उधार भी इसका मतलब 30, 60 और 90 डेज ही होता है, इससे ज्यादा का नहीं उधार होता। देन ओवरड्राफ्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। अब देखो बैंक लोन दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। एक बैंक लोन आपने लिया 9 महीने का, तो इसे कहेंगे आप करंट, आपकी करंट लायबिलिटी, और एक बैंक लोन लिया आपने 2 साल का, इसे आप कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जो कि ऐसी हर लायबिलिटी जो कि 12 महीने के अंदर अंदर आपने पे करनी है, और ऐसी हर लायबिलिटी जो आपने 12 महीने से बाद पे करनी है, इसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, के बैंक से आपने को बड़ा लोन लिया हुआ है, ठीक है, 2-4 साल का, 5 साल का, 10 साल का लोन लिया हुआ है, तो इसे आप नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हो। अब इसमें एक वाइफिकेशन है, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास 30,000 का लोन है, ठीक है, 30,000 का हमने लोन लिया, 3 सालों के लिए ये लोन लिया है, तो सर बताएं इस पे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का स्प्लिट किस तरह होगा। बच्चे इसमें 3 इक्वल ट्रांजेक्शन होंगी, 1, 2 एंड 3। इस साल लोन लिया, ईयर 0 पे आपने लोन लिया, एक पूरा साल गुजर गया, साल के एंड पर आपने लोन पे करना है, तो ये जो पहला 10,000 10,000 10,000 10,000 करके ट्रांजेक्शन है, 10,000 10,000 और 10,000, तीसरे साल पे खत्म हो जाएगा लोन। अब ये जो पहला 10,000 है, अब ये जो पहला 10,000 है, ये क्या आपकी, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। ये जो पहला 10,000 है, ये तो 12 महीने के अंदर पे करना है, और ये आगे वाला 20,000 रुपए, 10 और 10, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। ये एक सवाल आ जाता है, वो कहता है कि आप इसमें से स्प्लिट बताओ कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का स्प्लिट क्या है। तो आपकी आपने देखना कितना कैसे कैसे लोन पे करें, ज्यादातर इक्वल ट्रांजेक्शन ही होती हैं। तो 10,000 का लोन, 10,000 का लोन, 10,000 का लोन, तो पहला जो 10,000 है वो तो 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, एक साल के अंदर अंदर, तो 10,000 का लोन आपकी करंट लायबिलिटी, और बाकी जो 20,000 का लोन है ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट भी पढ़ लीजिए, सेकंड एलिमेंट क्रॉस करो, थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ, कैपिटल। ये क्या होता है, देखो कैपिटल क्या होता है, एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर्स। आज एक बात याद कर लो, ऑनर कभी भी बिजनेस में कोई भी चीज लेके आएगा, इसे बोलते हैं कैपिटल। चाहे वो कार लेके आए, चाहे वो घर लेके आए, चाहे वो पैसा लेके आए, इस हर चीज को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। ऑनर की कोई भी इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस क्या कहलाएगी, आपका कैपिटल। जैसे कैपिटल इंक्रीज किस चीज से होगा, एक तो आप आए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 रुपए लगा दिया, इसको कहते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 5,000 लगाया, इसको कहते हैं आपने 5,000 का कैश लगाया। अब हम इसको बिजनेस, देखो बिजनेस और ऑनर्स दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, बिजनेस अलग है, ऑनर्स अलग है, जो पैसा लगा रहे हैं वो अलग लोग हैं, बिजनेस जो चला रहे हैं वो अलग लोग हैं, ठीक है। अब कभी भी वो केस होता है ना, अब देखो कि पब्लिक कंपनी है, उसमें 2,000 शेयर होल्डर होंगे, अब क्या 2,000 बंदों के ऊपर केस कर दो, ठीक है, अभी बिजनेस पे केस हुआ तो 2,000 बंदों पे केस कर दो, नहीं, उस बिजनेस पे केस होता है, ठीक है। कभी भी केस हो तो बिजनेस पर केस होता है, क्यों, क्योंकि बिजनेस एक लिस्टेड एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अकाउंटिंग की जुबान में से कहते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन है आपका बिजनेस, तो उस पर कोई भी अगर कोई भी पेनल्टी लगती है तो वो आपके बिजनेस पर जाती है, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल इंक्रीज किस तरह होता है, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 10,000, अब 10,000 रुपए मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस 10,000 को क्या कहेंगे, कैपिटल, ठीक है। देन मिस्टर ए इन्वेस्टेड 7,000 एडिशनल, 7,000 और लगा दिया, तो इसको भी कहेंगे आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, अब जो प्रॉफिट्स जो आते हैं वो भी आपके कैपिटल को बढ़ाते हैं, ठीक है। बिजनेस में जब जितने ज्यादा प्रॉफिट आएंगे उतनी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, यानी कि ऑनर को उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बिजनेस पैसे कमाएगा, इससे भी आपकी जो ऑनर की वेल्थ है वो इंक्रीज होती है, और ऑनर की वेल्थ को क्या कहा जाता है, कैपिटल, ठीक है। अब डिक्रीज किस तरह होता है, ड्राइंग्स मेड बाय द ऑनर। अब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीजें बिजनेस से ले जाए, इसे बोलते हैं ड्राइंग्स, इस टर्म को बोलते हैं ड्राइंग्स, के बिजनेस से ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज ले गया, इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। लॉस ऑफ द बिजनेस, ये दोनों चीजें से आपका कैपिटल डिक्रीज होता है,
अब ड्राइंग्स हुई, बिजनेस 10 लाख की इन्वेंट्री लेके आया, 2 लाख की एक ऑनर उठा के ले गया, तो जो 2 लाख की ले गया उसकी ड्राइंग्स होती है, और उसके कैपिटल यानी कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उस इन्वेस्टमेंट से आप निकाल देते हो उसका, ठीक है, उसका हिस्सा 2 लाख का निकाल देते हो। देन लॉसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को लॉस आएंगे तो वो भी ऑनर्स ही पे करेंगे ऑब्वियसली। अगर बिजनेस बंद हो रहा है किसी सूरत में तो पैसा भी सारा का सारा फिर ऑनर्स का ही डूबता है, ठीक है। जो काम कर रहे हैं उनका कुछ नहीं जाता, जो काम कर रहे हैं उनका कुछ नहीं जाता, मैंने अभी बोला बिजनेस अलग है, जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो अलग है, ठीक है। अच्छा ये थी आपकी कैपिटल, कि ऐसी चीजें, हर वो इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनर करेगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ऑनर करेगा उसे हम क्या कहते हैं, अपनी और कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल इंक्रीज किस तरह होगा, बिजनेस में कोई चीज लेके आएगा, कैपिटल जो आपका ऑनर है कोई भी चीज बिजनेस में लेके आता है, कैश लेके आता है, घर गाड़ी कुछ भी ले आए, वो आपका कैपिटल है, ठीक है। तो ये होगी जी आपकी थर्ड टर्म, ये भी कंप्लीट। देन फोर्थ पे आओ, एक्सपेंसेस, खर्चे, एक्सपेंसेस खर्चे। इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू रिप्रेजेंटिंग एन आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो नॉर्मल बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं इनके चलाने की कॉस्ट है, इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यानी कि सेल्स जनरेट करने के लिए जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं उनको एक्सपेंसेस बोला जाता है। वैसे वक्त एक्सपेंस का नाम भी एक खर्चा ही है, ठीक है। तो बस इसकी एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटिंग एन आउटफ्लो ऑफ कैश। इससे क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक आउटफ्लो ऑफ कैश, खर्चा जब भी होगा तो आपसे कैश जाएगा, ठीक है। जैसे सैलरीज दे दिया आपने वर्कर्स को, रेंट पे कर दिया, बिल पे कर दिया, मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई, ये सारे के सारे आपके क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और ये बिजनेस के फिर प्रॉफिट्स में से डिडक्ट हो जाते हैं, जब भी आप एक सेल्स करते हो सेल्स में से आपके सारे खर्चे माइनस होंगे और आपके प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। और प्रॉफिट फिर वो आप अपने ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अच्छा, देन टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। अब आपके दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, पहला कैपिटल एक्सपेंस, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंस। ऐसे खर्चे, कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं, जो बड़े बड़े खर्चे, और रेवेन्यू एक्सपेंस जो छोटे मोटे डेली डेली जो खर्चे होते रहते हैं इनको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी कि या इसको एक्सपेंस एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, पर आप इसका नाम रेवेन्यू एक्सपेंस ही याद रखो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली। अब ये एक नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, ये नहीं होगा कि रोज ही हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, रोज ही हम जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें आपके पास एक रिलायबल अमाउंट हो तो इसको कहते हैं आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन रूटीन इन नेचर। हर वो खर्चा जो कि एक बड़ी अमाउंट का होगा और वो नॉन रूटीन इन नेचर होगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल के खर्चे हैं वो आपके कहां जाते हैं, आपके एसेट्स यानी कि आपके नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, या करंट एसेट्स या जिसे भी आप कह लो, हम एसेट्स ही बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, आपके एसेट्स में जाके ऐड हो जाते हैं। यानी कि आपने खर्चा किया, एक आपने फर्ज कर लो आपके पास बिल्डिंग थी, आपने बिल्डिंग पे एक थर्ड फ्लोर बना दिया, 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, थर्ड फ्लोर बना दिया। अब इससे क्या हुआ, उसकी वैल्यू एनहेंस होगी, ठीक है। अब आप थर्ड फ्लोर भी रेंट पे दे सकते हो, तो उससे आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी जनरेट हो रहा है। और आप ये नहीं है कि आप डेली जाके थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 5 फ्लोर बनाते रहोगे, ये कभी कभार होता है। तो नॉन रूटीन इन नेचर खर्चे होते हैं और वो आपकी कैपिटल के खर्चे होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसे आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो कि आपके डे टू डे खर्चे होते हैं, डेली एक्सपेंसेस, यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस, आपके पास मशीनरी खड़ी है वो रिपेयर हो रही है, मेंटेन हो रही है, इसको कहते हैं आपके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रूटीन इन ट्रांजेक्शंस, रूटीन इन ट्रांजेक्शंस कि आपके ये डेली बेसिस के खर्चे हैं, ठीक है, डेली बेसिस के खर्चे हैं। तो एक्सपेंस है हो गया जी, कट करो जी, एक्सपेंस पे खत्म हो गया। देन रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, लास्ट टर्म है जी, लास्ट टर्म रेवेन्यू हमारे पास। रेवेन्यू क्या है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू क्या है, ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कमाई जो आप कहां से कर रहे हो, ऑर्डिनरी कोर्स यानी कि जो मेन कोर्स है। जैसे हम आप क्या करते हैं, हम कंपनीज को फाइनेंशियल, उसको क्या कहते हैं, ऑडिट की सर्विसेज देते हैं। अब जो ऑडिट से पैसा आएगा वो क्या होता है, आपका रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन फर्ज करो हमारी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर एक पार्किंग खड़ी है, पार्किंग से हम फीस चार्ज करते हैं, इसे कहते हैं इनकम। रेवेन्यू और इनकम दो अलग अलग टर्म है। रेवेन्यू क्या होता है, जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आता है, यानी कि जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। और जो आपके क्या कहते हैं, नॉन मेन कोर्स है, नॉन कोर एरिया से आता है, यानी कि पार्किंग फीस होगी। नॉर्मली ये एग्जांपल दी जाती है कि आपकी बिजनेस प्रेमिसेस है, उसके बाहर एक पार्किंग है, तो उस पार्किंग से आने वाली इनकम क्या होगी आपकी, उसे इनकम बोला जाता है। रेवेन्यू क्या होता है, जो आपके मेन कोर्स से आ रही है, यानी कि ऑडिट के सर्विसेज देने से आ रही है, ठीक है। जैसे मिस्टर ए सोल्ड वर्थ ऑफ 900, मिस्टर ए ने 900 रुपए की चीजें बेची हैं, तो 900 रुपए आपका रेवेन्यू है, ठीक है। इसी तरह मिस्टर ए के बाहर पार्किंग की एक पार्किंग लगी हुई थी, उससे मिस्टर ए ने $200 कमाए, तो वो क्या होती है आपकी इनकम, वो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, वो आपकी इनकम होगी।
तो जी हमने आज 5 एलिमेंट्स पढ़े हैं। पहला, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स। अब आपने एक बार इसको चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, इसी को जाके सारा रिवाइज करना है अभी फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मुझे बता सकते हैं। काइंडली टेल मी, कोई अगर प्रॉब्लम है तो। सर आपने ऊपर बताया कि एसेट के अंदर इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश और बैंक। ये बैंक किस तरह होता है? बैंक में जो पैसे पड़े हैं, बैंक का भी कैश। अच्छा अच्छा। कैश, कैश वो जो आपकी बिजनेस प्रीमिसेस पे पड़ा है, और बैंक का मतलब होता है कि बैंक में जो पैसा पड़ा है। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके जी, मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अल्लाह हाफिज। ओके सर।